देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए और एईडब्ल्यू टीएनए के पार्टनरशिप डिफरेंट को लेकर स्कॉट डमोरे का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में कोडी रोड्स के लीव करने को लेकर कोडी रोड्स ने एक बार फिर से उनके इंटरव्यू में बात की गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन डिफरेंस को लेकर बुगाटी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज इस हफ्ते एक बार फिर से कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू से उनके डिपार्चर को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि एईडब्ल्यू से उनके जाने के बाद एईडब्ल्यू में उनके डिपार्चर को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी स्टोरी लाइन चल रही है। और कोडी रोड्स को ये बढ़िया से मालूम है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि एग्जैक्टली कोडी के साथ एईडब्ल्यू में क्या हुआ था, बट कोडी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि लोगों को ये चीज जितनी स्पाइसी लग रही है, रियलिटी में ये चीजें उतनी स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोडी का ये कहना है कि कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करने से पहले कोडी रोड्स और उनकी वाइफ ब्रैंडी रोड्स दोनों को एईडब्ल्यू कंपनी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, और ना कि इन दोनों को एईडब्ल्यू में पहले कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले ज्यादा पैसे ऑफर हुए थे, बल्कि इन दोनों के रियलिटी शो रोड्स टू द टॉप का सीजन 2 भी कंफर्म हो गया था। और अगर ये दोनों एईडब्ल्यू के ऊपर रुके होते तो इन दोनों के रियलिटी शो का सीजन 2 भी वार्नर मीडिया ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर इन दोनों ने एईडब्ल्यू के ऊपर स्टे करने का फैसला नहीं किया। और गाइज कोडी का ये कहना है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स और एलिट के झगड़े और बाकी चीजों को लेकर जो भी रूमर चल रही गए, उन बातों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं गए। और कोडी रोड्स ये नहीं चाहते गए कि उनके रेसलिंग करियर के लेगेसी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी जुड़े। और कोडी रोड्स इसीलिए रेसलिंग मीडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो कोडी रोड्स के डिपार्चर को लेकर अलग अलग थ्योरी ना बनाए। वेल गाइस डेफिनेटली यहाँ पर कोडी की ये बात बिल्कुल सही है कि उनके एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर सहित काफी सारे रिपोर्टर्स के द्वारा एईडब्ल्यू में उनके बैक स्टेज हिट टोनी खान की रिलेशनशिप और एलिट के साथ हिट होने को लेकर अलग अलग थ्योरी बनाई गई। बट गाइस कोडी के लीव करने के बाद जिस इंसान ने सबसे ज्यादा थ्योरी बनाई गई वो और कोई नहीं बल्कि खुद कोडी रोड्स है। क्योंकि गाइस कोडी रोड्स कभी ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर उनकी वाइफ ब्रैंडी रोड्स को बलि का बकरा बनाया गया था, तो कभी कोडी रोड्स ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर लास्ट टाइम पर उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया, और एईडब्ल्यू के अंदर कुछ लोग बैक स्टेज पर पॉलिटिक्स कर रहे थे। और कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर जो भी स्टोरी बाहर आती गए, उनमें से 90% स्टोरी खुद कोडी किसी न किसी इंटरव्यू में लाते रहते गए। और इसीलिए अगर कोडी ये चाहते गए कि लोग उनके डिपार्चर को लेकर बात ना करें, तो सबसे पहले उन्हें अपना मुंह बंद करना चाहिए, जो हर इंटरव्यू में एईडब्ल्यू से उनके डिपार्चर को लेकर कोई नई बात करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डेनियल गार्सिया की। वेल बात करें अगर यहाँ पर डेनियल गार्सिया की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डेनियल गार्सिया 2 महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस आ चुके गए। और अब यहाँ पर गार्सिया के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइटफुल की काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर डेनियल गार्सिया के टीवी पर रिटर्न होने के बाद फाइटफुल ने एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के बैक स्टेज मैनेजमेंट से बात की। और गाइस यहाँ पर दोनों ही कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि गार्सिया यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऊपर स्टे करने वाले गए। गाइस यहाँ पर गार्सिया के एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न होने के बाद फाइटफुल को एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने ये कहा कि वो गार्सिया के परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस है, और वो डेफिनेटली गार्सिया को लंबे टाइम तक फ्यूचर में देखना चाहते गए। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर फाइटफुल ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज मैनेजमेंट को रीच आउट किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट का ये कहना है कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी गार्सिया को लाना चाहती थी। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को नहीं लगता है कि डेनियल गार्सिया एईडब्ल्यू को लीव करना चाहते गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट भी ये बिलीव करते गए कि डेनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और कुछ इस तरीके से करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों ही कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर गार्सिया के स्टे करने को लेकर न्यूज आ रही है। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अक्टूबर में गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो एईडब्ल्यू पर स्टे करते हैं या एईडब्ल्यू को लीव करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी कमेंटेटर बुगाटी की। वेल गाइज इस हफ्ते बुगाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुगाटी ने एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिफरेंस को लेकर बात की, जहां पर बुगाटी का ये कहना है कि वो सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखते गए कि काफी सारे लोग ये बोलते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सुपर हॉट होने की वजह से एईडब्ल्यू का डाउनफॉल हो रहा है। और जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की हालत खराब थी, उस समय एईडब्ल्यू कंपनी राइज पर थी, लेकिन अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑन फायर है तो
AEW का डाउनफॉल हो रहा है, जबकि बुकाटी को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW के डाउनफॉल का रीजन WWE है। और गाइस यहाँ पर बुकाटी का ये कहना है कि AEW के डाउनफॉल का रीजन AEW कंपनी की घटिया स्टोरी लाइन है। और गाइस बुकाटी ये कहते गए कि WWE के NXT शो के ऊपर करंटली जो टैलेंट है उसके मुकाबले AEW के ऊपर 100% बड़े नाम है। और AEW रोस्टर के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द टॉप लेजेंड से लेकर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार तक शामिल है। बट इसके बावजूद भी WWE का NXT शो AEW के किसी भी शो के मुकाबले बेटर होता है। और WWE के NXT के ऊपर NXT यहाँ पर हर हफ्ते कोई ना कोई नया स्टार क्रिएट करती गए, बट वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW कंपनी उनके ब्रांड में कोई भी नया स्टार क्रिएट नहीं कर रही गए। और बुकाटी ये बिलीव करते गए कि WWE NXT यहाँ पर AEW के मुकाबले इसलिए बेटर है क्योंकि NXT के अंदर रेसलर्स के कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से बिल्ड किया जाता है, जिससे यहाँ पर क्राउड रेसलर से ज्यादा कनेक्टेड होती गए। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW कंपनी कैरेक्टर और स्टोरी लाइन पर फोकस ना करके बल्कि सिर्फ यहाँ पर रैंडम मैचेस करती गए, जिससे यहाँ पर क्राउड को कुछ भी लेना देना नहीं गए। और अगर यहाँ पर AEW कंपनी उनके कंपनी के अंदर न्यू स्टार्स को बिल्ड नहीं करेगी और वो यहाँ पर अगर सिर्फ फ्री एजेंट को साइन करके चलने का सोच रही गए, तो बुकाटी को नहीं लगता है कि AEW कंपनी ज्यादा दिन चलने वाली गए। और बुकाटी ये बिलीव करते गए कि करंटली यहाँ पर NXT के ऊपर AEW के मुकाबले छोटे स्टार्स होने के बाद भी NXT का शो AEW के मुकाबले बेटर है। वाला आप यहाँ पर बुकाटी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW ग्रैंड स्लैम की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ग्रैंड स्लैम को लेकर करंटली AEW कंपनी उनका प्री सेल कर रही गए। और AEW के ग्रैंड स्लैम के प्री सेल को लेकर अब AEW के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ रहे गए। गाइस यहाँ पर अभी तक AEW के मैप के ऊपर AEW ने ये रिलीज नहीं किया है कि एग्जैक्टली यहाँ पर प्री सेल के ऊपर AEW कंपनी ने टोटल कितने सीट ओपन किए हैं और टोटल कितने सीट बिके गए। बट गाइस यहाँ पर टिकट मास्टर के ऊपर अब यहाँ पर ऑफिशियली ये शो हो रहा है कि AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW के रिंग साइड के सारे VIP सीट सोल्ड आउट हो चुके गए। और AEW कंपनी ने प्री सेल के ऊपर जितने टिकट ओपन किए हैं उनमें से 50% टिकट अब यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुके गए। बट गाइस मैं आपको अभी ये क्लियर करना चाहूँगा कि AEW के प्री सेल के जो 50% टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो यहाँ पर पूरे स्टेडियम के 50% टिकट नहीं गए, क्योंकि गाइस AEW ने प्री सेल के ऊपर स्टेडियम के अंदर अभी तक एक्चुअल कोई भी सीट ओपन नहीं किया है। और अभी यहाँ पर AEW कंपनी सिर्फ यहाँ पर स्टेडियम के ग्राउंड सीट्स को सेल कर रही गए। और करंटली यहाँ पर प्री सेल के अंदर AEW कंपनी स्टेडियम में जो एक्चुअल सीट है उनमें से किसी भी सीट को ओपन नहीं कर रही गए। और प्री सेल अगर यहाँ पर ग्राउंड टिकट को सोल्ड आउट कर देता है उसके बाद AEW जनरल सेल के अंदर पॉसिबली यहाँ पर स्टेडियम के एक्चुअल सीट को ओपन करेगी। और इसीलिए अगर यहाँ पर प्री सेल सोल्ड आउट भी हो जाता है तो प्री सेल की फाइनल कैपेसिटी मेरे हिसाब से 5000 से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर AEW प्री सेल में कितने टिकट सोल्ड आउट करती गए और AEW कंपनी 50,000 वाले स्टेडियम को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TNA के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते स्कॉट डोमोरे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर स्कॉट डोमोरे ने TNA रेसलिंग के WWE और AEW से पार्टनरशिप को लेकर बात की, जहाँ पर स्कॉट डोमोरे का ये कहना है कि वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देख रहे गए कि काफ़ी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि WWE और TNA की पार्टनरशिप AEW और TNA की पार्टनरशिप के मुकाबले काफ़ी बेटर है। और क्योंकि WWE TNA को इक्वल ट्रीट कर रहे गए तो इसीलिए लोगों को WWE और TNA की पार्टनरशिप AEW और TNA के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही गए। बट स्कॉट डोमोरे लोगों को ये बताना चाहेंगे कि रियलिटी में अगर बात यहाँ पर प्रॉफिट की आती गए तो TNA रेसलिंग ने AEW के साथ पार्टनरशिप के अंदर WWE के पार्टनरशिप के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट किया है। क्योंकि स्कॉट डोमोरे का ये कहना है कि जब यहाँ पर TNA और AEW की पार्टनरशिप हुई थी तो उस पार्टनरशिप के अंदर TNA रेसलिंग ने केनी ओमेगा को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। और केनी ओमेगा के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा जितने दिन एक्सेस टीवी के ऊपर थे उतने दिन यहाँ पर एक्सेस टीवी के ऊपर TNA रेसलिंग की व्यूअरशिप एक्सेस टीवी हिस्ट्री की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। और गाइस यहाँ पर स्कॉट डोमोरे का ये कहना है कि केनी ओमेगा पहली बार जब वर्ल्ड चैंपियन बन के अपीयर हुए थे तो TNA रेसलिंग के उस हफ्ते की व्यूअरशिप 2.5 लाख से भी ज्यादा थी, जो एक्सेस टीवी के ऊपर TNA रेसलिंग की अब तक की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और वहीं सेम टाइम के ऊपर TNA और AEW के पार्टनरशिप के अंदर टोनी खान जब यहाँ पर TNA के एड के दौरान AEW के शो को प्रमोट करते थे तो गाइस टोनी खान के हर एक एड के लिए टोनी खान एंथम स्पोर्ट को काफी सारे
पैसे देते थे। और क्योंकि एक्सेस टीवी और टीएनए रेसलिंग दोनों ही कंपनी एंथम स्पोर्ट के द्वारा ओन किया जाता है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान के हर एक ऐड के जरिए एंथम स्पोर्ट ने यहाँ पर काफी पैसा कमाया। और इसके अलावा स्कॉट डोमरे का ये भी कहना है कि केनी ओमेगा के वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए जब केनी ओमेगा ने रेबेलियन के ऊपर रिच स्वान को फेस किया था, तो इन दोनों के इस मैच के लिए टीएनए रेसलिंग के रेबेलियन पेपर व्यू की बाय रेट टीएनए के बाकी किसी भी पेपर व्यू के बाय रेट के मुकाबले करीबन 3 से 4 गुना ज्यादा थी। और केनी ओमेगा जब टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन थे, वो यहाँ पर करंटली टीएनए रेसलिंग के ऊपर मर्चेंडाइज सेल से लेकर क्वार्टर रेटिंग और पेपर व्यू बाय रेट हर चीज को डोमिनेट कर रहे थे। और इसीलिए स्कॉट डोमरे का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप काफी बढ़िया चल रही है, बट अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप के जरिए टीएनए रेसलिंग को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। और गाइस स्कॉट डोमरे ये बिलीव करते गए कि जब तक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का कोई भी टैलेंट टीएनए के ऊपर नहीं जाता है, तब तक यहाँ पर टीएनए उस लेवल का प्रॉफिट नहीं करेगी जिस लेवल का प्रॉफिट टीएनए रेसलिंग ने एईडब्ल्यू के साथ किया था। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर एजे स्टाइल कभी इस पार्टनरशिप में टीएनए पर जाते हैं या नहीं। वल आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए और टीएनए एईडब्ल्यू में से कौन सी पार्टनरशिप ज़्यादा बेटर थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।